वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल 3SB में। हम लोग EVS कर रहे थे और हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक परिवार वाला और एक ये अपना स्वच्छता और भोजन वाला। और इन दो टॉपिक्स में से हमने MCQ भी करे हैं, पहले टॉपिक के भी करे हैं और सेकंड टॉपिक के भी करे हैं। तो सेकंड टॉपिक में हमने जो परिवार के साथ जो दूसरा टॉपिक था भोजन और स्वच्छता, तो उसमें 50 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे अपनी पहली क्लास में MCQ। अब ये दूसरी क्लास है, इसमें हम 50 MCQ और करेंगे और टोटल हम 100 क्वेश्चन करेंगे और कोई भी प्रश्न हमारे एग्जाम में से बाहर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और हाँ बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, घंटी को दबा दें। चलो तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन करने हैं। समय कम लगना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए और हमें अच्छे समझ में भी आना चाहिए। और शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न आपसे ना बने उसके लिए आप घबराएं ना, अपनी कॉपी में उसको नोट कर लें, क्योंकि जो यहाँ नहीं बनेगा वही एग्जाम में नहीं बनेगा। तो जो ना बने उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। जो नोट्स बनाते हैं आप या नहीं बनाते तो आज से बनाएं और उसमें नोट करते जाएं। बाकी फिर इन सब क्वेश्चन को करके आप टेस्ट लगाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान नहीं करता। खनिज लवण और विटामिन, ये तो ऐसे है कि थोड़े से मात्रा में हमारे शरीर के लिए जरूरी है ताकि हम बीमार ना पड़ें, लेकिन ये भी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अब बचा ऑप्शन ए जो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मीठे पदार्थों से प्राप्त होता है, गन्ना से होता है, आलू से होता है, शक्कर से होता है, इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला है कि एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम का मूल रूप क्या है? प्रोटीन। इसके बाद फोर्थ है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है अरहर की दाल में, उड़द की दाल में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में या सोयाबीन के दाल में। तो बताइए सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्या में पाई जाती है? मैंने आपको बताया था, ऐसे बार बार बताया इसको। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है 43%। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है किसी वनस्पति में, किसी पेड़ पौधे में, तो वो है सोयाबीन, 43%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है त्वचा में, वृक्क में, फुसफुस में और यकृत में। मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? विटामिन ए जो है वो यकृत में भंडारित होता है। यकृत में इसका भंडार होता है, संचित रहता है यकृत में। और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने ना देखी हो तो जाके देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? सेब, पपीता, आम या अमरूद? तो विटामिन ए का स्रोत हमें बताना है कि कौन सा है। तो आम जो है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। यदि आपको विटामिन ए की जरूरत है तो आपको आम खाना चाहिए। आपको क्या खाना चाहिए? आम खाना चाहिए। इसके बाद अगला है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। तो पैकेट का जो दूध है क्या वो रसायनों के द्वारा या हिमीकरण या किण्वन की प्रक्रिया तो है दूध का दही बनना, तो ये तो गलत है। हिमीकरण तो एक अलग ही चीज़ है। रसायनों का प्रयोग ये भी नहीं है। आंसर है आपका पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण। पैकेट का दूध आपने देखा होगा, अमूल या फिर कोई भी और पैकेट जो डिब्बे में आता है और एक दिन 2-2 महीने तक रखे रहते हैं वो उसको फ्रिज में, वो इतना लंबा कैसे चला लेते हैं? क्योंकि वो पाश्चुराइजेशन के द्वारा, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसको चलाते हैं। इसके जो खोज की है पाश्चुराइजेशन की या पाश्चुरीकरण की, वो लुई पाश्चर ने की है। अब ये पाश्चुरीकरण क्या है आप जानना चाहेंगे कि सर पाश्चुरीकरण क्या है? तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया एक 50वां क्वेश्चन है लास्ट, उसमें बताई गई है। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लूँगा और आपको समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि पैकेट का जो दूध है वो संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो सी आपका राइट आंसर है।
कुछ इसमें चिन्ह पहले से लगे हैं 15-16 क्वेश्चन में, उसके बाद किसी में भी चिन्ह नहीं लगे हैं। मैं इसको थोड़ा सा टिक करना भूल गया और सब ऑप्शन को टिक करना चाहिए था पहले से। इसके बाद कुपोषण नहीं है। क्या कुपोषण नहीं है? पहला, पोषण की कमी। पोषण की कमी है तो भाई ये तो कुपोषण है। प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है तो ये भी कुपोषण है। पोषण की कमी है तो ये भी कुपोषण है। बुद्धि की कमी है, बौद्धिक क्षमता की कमी है तो ये भी कुपोषण है। लेकिन अच्छा शारीरिक विकास हुआ है तो ये कुपोषण नहीं है। इसके बाद विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स, AIDS, एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये एड्स कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें कि एड्स दिवस जो है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो इसको लिख लें आप डायरेक्टली 1995। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम टीकाकरण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। और निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995 में। यदि आपको ये ना पता हो तो अपनी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से खट्टे फलों में पाया जाता है जो चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। चर्म रोग आपको फोला फुंसी हो जाती है सिर में या कहीं भी बॉडी पार्ट में कहीं भी, तो चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए और ऐसा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में तो आपको पता ही है कौन सा पाया जाता है। बी है नहीं, डी है नहीं, ए है नहीं, सी जो विटामिन है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो खट्टे जितने भी फल है, संतरा है उसमें भी पाया जाता है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ये मैंने आपको बताया था कि जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं या दांत कमजोर हो जाएं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे दांत कमजोर हो गए, हिलने लगे, तो वो आपको कैल्शियम की गोली भी देगा और साथ में विटामिन सी की भी सलाह देगा। तो किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत भी हिलने लगते हैं। राइट आंसर विटामिन सी। विटामिन सी का अब देखो रासायनिक नाम पूछ लिया, बड़ा सिंपल है, आपको बताया था। ये तो अम्ल है, ए अम्ल है, सी अम्ल है, डी अम्ल है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ये तीनों नहीं है। कौन सा अम्ल है इसका रासायनिक नाम? एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल। अगला है कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? थाइमिन बेरीबेरी, ये तो सही है। थाइमिन बेरीबेरी मतलब विटामिन B1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इससे यदि इसकी कमी हो जाएगी थाइमिन की तो बेरीबेरी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो वर्णांधता हो जाएगा। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त नहीं जमेगा। और थाइमिन की कमी हो जाएगी तो बेरीबेरी हो जाएगा। वर्णांधता, थाइमिन की कमी हो जाएगी तो बेरीबेरी हो जाएगा, पहला तो सही है। दूसरा, एस्कार्बिक अम्ल की कमी हो जाएगी तो आपको स्कर्वी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता हो जाएगी, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता। विटामिन के यदि इसकी कमी हो जाएगी तो आपका रक्त नहीं जमेगा। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या नहीं जमेगा? रक्त नहीं जमेगा। तो ये आपका डी राइट आंसर है। थाइमिन की कमी हो जाएगी तो पहला बेरीबेरी हो जाएगा। एस्कार्बिक अम्ल की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। लेकिन विटामिन के की कमी होगी तो आपका रक्त, यहाँ लिखा जमना, यहाँ होना था कि रक्त नहीं जमेगा, रक्त नहीं जमेगा। तो डी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो डी राइट आंसर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आप डायरेक्ट याद कर लें, मैसूर। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख के याद करना है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। इसके बाद एलिजा जांच या एलिजा टेस्ट, मैंने आपको पढ़ाया एलिजा टेस्ट। तो एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है एलिजा टेस्ट। अगला है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद में, मैसूर में या लखनऊ में? तो लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI का जो मुख्यालय है, यह संस्थान का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। अगला है
कि मिलान करें सूची 1 और सूची 2 का, आपस में मिलान करना है। तो देखिए रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होगा, रिकेट जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। और रक्तल्पता या एनीमिया विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और कोबाल्ट भी विटामिन B12 में पाया जाता है। तो रतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी और रक्तल्पता विटामिन B12। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल के द्वारा नहीं होती। जल के द्वारा नहीं होती ऐसी बीमारी हमें बताना है जो जल के द्वारा नहीं होती। कौन सी बीमारी नहीं होती जल के द्वारा? हैजा, टाइफाइड, एमेबियासिस, ये तो तीनों जल के द्वारा होते हैं ये तो तीनों जल के द्वारा होते हैं, लेकिन फ्लू जो है ये जल के द्वारा नहीं होता। आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा तो ये जल के द्वारा होने वाली बीमारी नहीं है, ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। अब आपके शरीर के अंदर लोहे की कमी हो गई तो आपको कौन सा रोग होने की संभावना है? लोहे की कमी होने से वर्णांधता विटामिन ए की कमी से होगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होगा, रक्तहीनता या एनीमिया जो है आपका सी आंसर है, ये लोहे तत्व की कमी से होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला है मिनीमाता रोग का कारण क्या है? मिनीमाता रोग का कारण क्या है? कैडमियम, जस्ता, सीसा, पारा। तो मिनीमाता रोग या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स या मिनीमाता रोग पारा के कारण होता है, पारा धातु के कारण स्मॉल पॉक्स या मिनीमाता रोग होता है। अगला प्रश्न है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है। इस रोग का कारक क्या होता है? इस रोग का कारक जीवाणु होता है या प्रोटोजोआ होता है या फफूंद मतलब कवक या विषाणु। तो विषाणु इसका राइट आंसर है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक वायरस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, थायमिन की कमी से बेरी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाएगा, नियोसिन की कमी से पेलाग्रा हो जाएगा। ये तो तीनों सही है। ये सी वाला ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि विटामिन सी की कमी से बांझपन नहीं होता या बांझपन नहीं होता, वो होता है विटामिन ई की कमी से बांझपन। तो यहाँ पे सी गलत मैच है, वही हमारा राइट है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि यदि आपको कहीं कट जाए या घाव लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे आपको हल्दी के चूर्ण को लगाना होगा। सामान्य ज्वर में आपको, सामान्य ज्वर है, ज़्यादा तेज नहीं है, सामान्य ज्वर मेथी के बीजों की चाय पीनी पड़ेगी, मेथी के बीजों की चाय। आंखों की सूजन के लिए वैसे क्वेश्चन में से कम आते हैं लेकिन आया है, ये क्वेश्चन पहले आया है। आंखों की सूजन में ताजे धनिया के बीज लगाते हैं आंखों की सूजन में। और दांत के दर्द में हींग का चूर्ण या लौंग का तेल, तो दांत के दर्द में हींग का चूर्ण लगाते हैं। इसके बाद आपका अगला है प्लेग एक कैसी बीमारी है? मैंने पढ़ाया है, इन सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। क्या कवक से होती है, खनिज जनित तो गलत ही है, वायरस से या जीवाणु से? तो प्लेग जो है ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है या जीवाणु से होने वाली बीमारी है प्लेग हमेशा चूहों से होता है, ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है। ज्वर नियंत्रण में क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाली सबसे अधिक औषधि, अभी कोविड के समय ये सबसे ज़्यादा प्रयोग की जा रही थी पैरासीटामॉल। आपने सुना भी होगा, बुखार के नियंत्रण में आमतौर पर सबसे ज़्यादा पैरासीटामॉल का उपयोग होता है। इसके बाद अगला है कि विटामिन सी की कमी से, कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी, थकान, स्कर्वी या रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से आपको पता ही होगा कि स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अगला है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? अब देखो ये वायरस से फैलना मतलब विषाणु से फैलने वाला कौन सा रोग है? हैजा या कॉलरा, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड भी नहीं होता, वायरस से, जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी। जुखाम जो है, सर्दी जो आपको हो जाती है, अच्छी खासी सर्दी को जुखाम कहते हैं,
तो ये जो है ये वायरस से फैलता है और एक दूसरों में फैलता है। तो जुकाम जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला है समुद्री शैवाल। कौन सा शैवाल? समुद्री शैवाल। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, लोहे का, आयोडीन का और क्लोरीन का। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। समुद्री शैवाल मतलब समुद्र में जो आपने देखा हो समुद्र के किनारे किनारे जो काई लगी होती है, शैवाल उसको काई को कहते हैं, छोटी छोटी घास काई। उसमें क्या आपको मिलेगा? आयोडीन की प्रचुरता रहेगी उसमें आपको आयोडीन मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि नमक में आयोडीन रहता है तो समुद्र के पानी में नमक है तो वहीं से आयोडीन मिलता। तो इसका सी राइट आंसर है। अगला है आपका क्वेश्चन कि पोलियो का कारण क्या है? किसका कारण जानना है हमें? हम पोलियो। पोलियो कैसे होता? कीट से गलत है, और ये आपका कवक से, ये भी गलत है, जीवाणु भी गलत है। पोलियो होता है आपका वायरस से या विषाणु से। पोलियो किससे होता है? वायरस से या विषाणु से। इसके बाद आपका अगला है कि जल जनित रोग है, मतलब जल से होने वाला रोग कौन सा है? दूषित जल आप पिएंगे तो कौन सा रोग होगा? छोटी माता? नहीं। मस्तिष्क ज्वर? ये भी नहीं। खून की कमी? ये भी नहीं। अतिसार या हैजा? अतिसार या हैजा फर्स्ट आपका राइट आंसर है ए। जल की कमी से अतिसार या हैजा नामक रोग हो जाएगा दूषित जल पीने से। अगला है धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा है? धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्या धूम्रपान से अनिद्रा मतलब नींद नहीं आती या कैंसर हो जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता है कि भाई धूम्रपान करेंगे तो कैंसर हो जाता है, सबको पता है, ये सरल है। तो धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा है? कैंसर। अगला है चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। देखो इसको मैं पहले भी बता चुका तुम लोग को कि चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। चूहों के द्वारा प्लेग होता है, प्लेग हो जाता है चूहों के द्वारा। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? प्लेग। अगला है रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। रोनाल्ड रॉस ये मलेरिया से संबंधित है। रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? मलेरिया से। तो रोनाल्ड रॉस का संबंध है मलेरिया से। अगला है 39, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग का मतलब ये है कि जैसे जुखाम है तो जुखाम तो संक्रामक है। जैसे मुझे जुखाम है, कोई मेरे पास में बैठेगा, मैं छींकूंगा तो उसको भी जुखाम हो जाएगा। मतलब ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले उसको कहते हैं संक्रामक रोग, और जो ना फैले उसको कहते हैं असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो मलेरिया हम कह सकते हैं कि संक्रामक है, क्योंकि यदि किसी को बुखार है, थोड़ी सी सर्दी भी हो जाती है मलेरिया में जैसे, या बुखार है, तुम उसके साथ बैठते हो, टच में रहते हो, तो हो सकता है तुम्हें भी बुखार आ जाए। संभावना कम है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ठीक मानते हैं इसको। डेंगू भी हो सकता है, पोलियो भी। लेकिन यदि अपन टिटनेस की बात करें, टिटनेस की बात करोगे यदि, तो टिटनेस जो है ये कभी नहीं फैलता संक्रमण से। टिटनेस का मतलब होता है आपको कोई भी चीज़ या कोई भी घाव लग गया लोहे वोहे से, या कोई छड़ लग गई, या कोई भी ऐसी लोहे की चीज़ लग गई, तो इससे क्या होगा? टिटनेस से ये संक्रमण नहीं फैलाएगा कि आप में चोट लग गई, आपको घाव हो गया, आपको टिटनेस नामक बीमारी हो गई तो आप दूसरों से फैला दें। ये तो असंभव ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा राइट आंसर होगा डी। ये थोड़े थोड़े राइट है, मतलब ये तो बिल्कुल भी राइट नहीं है, लेकिन ये जो है ये सबसे ज़्यादा राइट है। ये टिटनेस जो है ये किसी को नहीं फैलेगा, तो ये संक्रामक रोग नहीं है, डी राइट आंसर है। बाकी सभी संक्रामक रोग है। डेंगू रोग का वाक्य क्या है? डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है, हमको ये बताना है। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि क्यूलेक्स है, मादा एनाफिस तो उसका वाहक है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, मलेरिया। घरेलू मक्खी भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, एडीज। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। एडीज मच्छर के काटने से कौन सा होता? डेंगू रोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि छोटी माता और रेबीज रोग का कारण क्या है? कौन सा रोग? छोटी माता और रेबीज। रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, और छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स। तो छोटी माता और रेबीज का कारण क्या है? क्या प्रोटोजोआ है? क्या नेमेटोड है? ये तो गलत है, पता नहीं क्या दिया ये। क्या वायरस है या बैक्टीरिया है? तो छोटी माता एवं रेबीज का जो रोग है ये आपको वायरस से होता है। वायरस से होता है। कुत्ते के शरीर में जो वायरस रहते हैं रेबीज में आपके शरीर में आ जाते हैं। तो छोटी माता और रेबीज रोग वायरस से फैलते हैं। 42 है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। हम लोग क्या करते? भोजन करते।
भोजन करते हैं और पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय की दीवार में, बृहद आंत की दीवार में, यकृत में, या छोटी आंत की दीवार में। तो छोटी आंत की दीवार में। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी लग रहा है। आरटेट का है ये, राजस्थान में आया होगा, तो ये हमें आउट ऑफ सिलेबस भी लग रहा है, लेकिन इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बी इसका राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब हमें गलत प्रश्न छांटना है कि कौन सा इनमें से गलत ऑप्शन है। पहला, क्यूनोन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। दूसरा, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। वनस्पति तेल चावल से कब से मिलने लगा? चावल से तेल कब से मिलने लगा? ये तो गलत है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये तो सही है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है अच्छी मात्रा में। इसके बाद हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। विटामिन चाहिए और खनिज लवण चाहिए तो आप हरी सब्जियों का सेवन करिए। और दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। और क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, ये भी सही है। लेकिन एक बी जो है ये गलत है, बी गलत है आपका। तो राइट आंसर है बी। देखो मैंने बताया था कि दूध को लंबे समय तक संरक्षित कैसे रखते हैं, पास्चुराइजेशन के द्वारा या पास्चुरीकरण के द्वारा। तो अब आ गया है पास्चुरीकरण का कॉन्सेप्ट। सीधा हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि पास्चुरीकरण में क्या करना पड़ता है। पास्चुरीकरण में क्या करते हैं हम कि 71 डिग्री सेल्सियस पर, पास्चुरीकरण में 71 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 सेकंड तक, 71 डिग्री सेल्सियस पर, और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक। 62 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप दूध को गर्म करते हैं तो 32 मिनट तक गर्म करना है, मतलब आधे घंटे से भी ज़्यादा। और यदि 71 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करते हैं तो आपको आधे मिनट से भी कम, यानी कि मात्र 15 सेकंड गर्म करना है। और इतनी देर गर्म करने के बाद दूध को पैकेट में या थैलियों में भर के बाहर बेचने के लिए भेजा जाता है। इससे क्या होता है, ये कहलाता है पास्चुरीकरण। और पास्चुरीकरण में क्या है, दूध का संरक्षण किया जाता है, दूध एक डेढ़ महीने तक अच्छे से रखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो पास्चुरीकरण में क्या किया जाता? पास्चुरीकरण की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। पास्चुरीकरण की खोज की है लुई पास्चर ने, इसको आप याद रखें, लुई पास्चर को। पास्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने की। और 71 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको 15 सेकंड तक गर्म कीजिए और 62 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको 32 मिनट गर्म कीजिए। तो इसका राइट आंसर डी है। मलेरिया कैसे होता, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि भाई मलेरिया कैसे होता। तो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम से हमें मलेरिया होता है। प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है, रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज करी, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। और इसके बाद कौन सा दूषित जल पीने से फैलता है। देखो मैं इसको बार बार बता चुका हूँ कि दूषित जल से टाइफाइड होता है, दूषित जल से टाइफाइड होता है। खून की कमी, एनीमिया, एड्स, वायरस से होने वाली बीमारी है। तो दूषित जल पियोगे, गंदा पानी पियोगे तो भाई आपको टाइफाइड हो जाएगा। और 47 है कि तंबाकू की आदत किससे होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या हिस्टामिन है, क्या कैफीन है, कोकीन है, निकोटीन है। तो तंबाकू की आदत होती है सी, निकोटीन से। तंबाकू की पत्ती में निकोटीन रहता है, उससे हमें तंबाकू की आदत लग जाती है। तो तंबाकू की आदत जो है वो निकोटीन से होती है, सी राइट आंसर है। इसके बाद 48 है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्यों इसे शुरू किया गया पल्स पोलियो कार्यक्रम को। तो क्या पोलियो का उपचार करना है, क्या पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना है, या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो मुझे अलग अलग किताबों में अलग अलग उत्तर मिला है, तो मैं इसका सही आंसर मानूंगा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, क्योंकि इसमें ये दोनों ऑप्शन इस तीसरे ऑप्शन में आ गए। तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, और सी हमारा राइट आंसर है। मतलब पोलियो को हम टोटली खत्म ही कर दे रहे, तो उसमें सारे ऑप्शन आ गए। 49 है, इसके बाद लास्ट है 49 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, कौन सा अलग ग्रुप से संबंधित है। स्कर्वी विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होता है, रतौंधी ए की कमी से होता है। लेकिन रेबीज जो है ये सबसे अलग है। रेबीज अलग है क्योंकि वायरस से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज वायरस से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। बाकी सारे विटामिन से होते हैं, तो अलग कौन सा हुआ, रेबीज, क्योंकि ये वायरस से होता है। तो डी आपका राइट है। इसके बाद अंतिम है कि निम्नलिखित में से 100% खुले में शौच से मुक्त कौन सा राज्य है। 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य कौन सा है। क्या असम है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य? केरला। हमने पढ़े थे कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल ये 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य हैं। तो और सबसे पहले सिक्किम को घोषित किया गया था 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? केरल। तो बाकी ये हमारे वीडियो का एंड है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ दिन बाद लाइव क्लास भी होगी, हम कुछ दिन बाद लाइव क्लास लेने वाले हैं। और आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और उनका आंसर भी देता हूँ। और ये हमारा टॉपिक, सेकंड टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा 1-2 टॉपिक और इसकी करेंगे, फिर हिंदी व्याकरण की तरफ अपना रुख मोड़ेंगे और फिर हम कुछ दिन हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो ये हमारे वीडियो का एंड है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।